व्यवस्था के साथ जो है वो अभी भेजा गया है और इसको शीघ्र हम पूरा करने के लिए वचनबद्ध है अध्यक्ष महोदय। इसमें कहाँ एक बट की बात है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कह रहे हैं और हम उसमें नानुपुर कर रहे हैं। हम तो उन्हीं की बात को समर्थन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसी पर पूछना चाहता हूं, पूछिए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बहुत सारे सवाल सारे विधायक सारे जनप्रतिनिधि सवाल को यहाँ रखते हैं महोदय पब्लिक हित में, और करीब सारे सवालों में ये प्रक्रियाधीन है। और अभी विनोद जी बोल रहे थे कि प्रक्रिया 9.5 साल हो गया महोदय, तो इस तरह से जवाब आएगा, हम लोग कहाँ पब्लिक को क्या बता सकते हैं? ये प्रक्रियाधीन मतलब है, उसमें समय क्यों नहीं तय कर दिया जाता है कि 1 महीना 2 महीना में? तो ये तो प्रक्रियाधीन तो चलते रहेगा। ठीक, ये अंतिम पूछ लीजिए। हमारा कहना है सरकार सहमत है, सरकार ने संकल्प लिया, तो जाहिर सी बात है। तो क्या आगामी 3 महीनों के अंदर इसकी अधिसूचना निकाल देगी सरकार? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा ना अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही सरल और सहज उत्तर दिया है कि चूंकि पुराना जो संकल्प था वो संकल्प में नए संकल्प के साथ कुछ नई चीजों को उसमें समाहित किया गया है। जो हमारे नवीन साहब बोल रहे हैं कि प्रक्रियाधीन, तो उनको ये जानना चाहिए कि नई चीजों को समाहित किया गया है और समाहित करके नई चीजों के साथ जो है हम आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि कोई इसमें कमी नहीं हो और हम इसको जल्दी ही करेंगे। आप 3 महीना की बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारा हो जाएगा तो हम महीना 2 महीना में भी कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। आप 3 महीना तक क्यों जा रहे हैं? हम जब इस पर सरकार निश्चित तौर पर करना चाहती है और सरकार की इच्छा शक्ति है कि अपने राज्य के कर्मचारियों को बीमा से जोड़कर उनको लाभान्वित करना, तो इसमें कोई बट की बात है नहीं अध्यक्ष महोदय। ठीक, विरोध जी संतुष्ट हो? माननीय मंत्री जी कह रहे हैं 2 माह में कर सकते हैं, तो मैं संतुष्ट। ठीक, चलिए अब हो गया, प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो गया। ले रहे हैं, उधर बहुत सारा सूचना का लिस्ट हम ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं लंबोदर जी? महोदय, 11 मार्च 2023 को बोकारो जिला के जरंडी के ऊपर बंगला में कुछ 4 लोगों के द्वारा एक शांति पर गोराखों से अंधाधुंध गोली चला दिया गया और आज भी उसके कमर के नीचे गोली फंसा हुआ। बीजीएस जाता है गोली निकालने के लिए, हाथ झाड़ देता है। रिम्स में 14 तारीख से लगातार ये शांति पथ गोरा है। रिम्स इतना लापरवाह है कि 14 तारीख से आज तक गोली नहीं निकाल पा रहा महोदय। इन्फेक्शन होने का डर है, उसकी जान पर खतरा है महोदय। स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर इसको संज्ञान में ले और आज उसका गोली निकलवाने का काम करें महोदय। ठीक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री इसको संज्ञान में लीजिए। माननीय वीरेंद्र चिदानंद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल राज्य में जो शराब घोटाला हाल में हुआ है महोदय उससे संबंधित है और मैं जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं वो अभी स्वास्थ्य लाभ के लिए राज्य के बाहर है महोदय। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों, पूरा सदन प्रार्थना करता है। लेकिन महोदय, इसका किंग पिन कौन है? क्या मंत्री जी की जान बचाने के एवज में उनसे साइन कराया जाएगा महोदय और एक इतना बड़ा घोटाला कराया जाएगा महोदय? महोदय, 2022-23 में लक्ष्य रखा गया 2500 करोड़ रुपए और 14/3/2023 तक महोदय 1810 करोड़ के आसपास राजस्व की प्राप्ति हुई महोदय। 690 करोड़ का लॉस हुआ महोदय। ये जो नई उत्पाद नीति है महोदय, जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार है महोदय, स्थानीयता की बात करने वाली सरकार है महोदय, और झारखंड सीवरेज जो झारखंड में झारखंड राज्य बीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसको नहीं देखकर छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को इसने परामर्शी नियुक्त किया महोदय। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया महोदय? आप महोदय मैं विषय महोदय, आखिर ये आपत्ति जब राजस्व परिषद ने एक पर नहीं महोदय 8 बिंदुओं पर आपत्ति व्यक्त की महोदय, 8 बिंदुओं पर, उसके बाद भी सरकार ने नहीं माना महोदय। राज्यपाल महोदय ने इसे वापस कर दिया महोदय, उसके बाद भी सरकार ने नहीं माना महोदय। महोदय, सबसे दुखद स्थिति यह है
कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा भी ये फाइल लौटाई गई महोदय, उसके बाद भी महोदय सरकार ने नहीं माना महोदय और इस नीति को लागू कर दिया महोदय। राज्य जानना चाहता है कि ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पूरा स्पष्ट जवाब माननीय सदस्य बिरंची नारायण जी को मिल गया है, लेकिन ये लोग तो बात को बहुत घुमाना फिराना जानते हैं लक्ष्यदार बातों से। आज तक मैं बता दूं कि आज तक के झारखंड के इतिहास में राजस्व प्राप्ति के मामले में रिकॉर्ड बनाने का काम किया है हमारी इस सरकार के समय में। 2019-20 में 2009 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ था, जो एक रिकॉर्ड है। और इस बार हम लोग उससे भी ज्यादा, इस बार 1900 करोड़ हम लोग पहुंच चुके हैं 16/3 तक। और हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि जो आज तक जो नहीं राजस्व प्राप्त हुआ मद्य निषेध विभाग से, उसका एक रिकॉर्ड इस साल हम लोग बनाएंगे। सर्वाधिक हम लोग राजस्व वसूली का काम करेंगे। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि इस नियमावली पर आपत्ति थी, सारी आपत्तियों को दूर करके और फिर इसकी मंत्री परिषद से मंजूरी भी करा ली गई है और तब जाकर ये नई नीति लागू हुई है। और राज्यपाल महोदय की जो संशोधन था, उन्होंने जो वापस किया था, उसका जो संशोधन था, उसमें जो आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, उसको भी दूर करने की प्रक्रिया चल रही है और सारी आपत्तियों को दूर कर दिया जाएगा। इसलिए किसी तरह का ये कहना कि यहाँ क्या बता रहे थे कि शराब घोटाला और क्या कहते रहे थे, ये सारी चीजें भ्रामक है। इसमें कोई सारी चीजें तथ्यहीन है। और हम लोग, हमारा मद्य निषेध विभाग पूरी तरह से एक पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। महोदय, मेरे कुछ सवाल है महोदय आपके माध्यम से। क्या ये सच नहीं है कि जो होलोग्राम छपवाया वो निजी कंपनी से छपवाया? क्या ये सच नहीं है महोदय कि जो शराब परोसा जा रहा था, बॉटलिंग किया जा रहा था, उसमें पानी मिलाकर किया जा रहा था? महोदय, कई ऐसे सवाल है महोदय जो सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं। महोदय, 44 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को इन्होंने जब्त किया महोदय। बाद बाकी जो कंपनियां थी जिन्होंने कोई बैंक गारंटी नहीं दिया महोदय, उसके खिलाफ क्या आज तक सरकार ने FIR किया महोदय? महोदय, ये जो बात कह रहे हैं ये झारखंड की जनता के गले उतरने वाली नहीं है महोदय। ये जो घोटाला है ये दिल्ली के तर्ज का घोटाला है महोदय। और मनीष जो सिसोदिया है वो जेल की सलाखों के पीछे है। मैं आपसे आग्रह करता हूं महोदय, इन्होंने जो बोला है ये गलत है महोदय। मैं आसन से आग्रह करता हूं कि इसकी CBI जांच हो महोदय, और CBI जांच कराए महोदय, और CBI जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी कराए महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपत्ति जताना चाहूंगा कि जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा, उस सवाल का जवाब इन्हें पूरी तरह से मिल गया है। और अभी सदन चलेगा और आगे फिर ये सवाल डालें जो सवाल अभी इनके सवाल में कहीं से भी ये नहीं है जो अभी इन्होंने कहा। और मैंने एक सेंटेंस में कह दिया कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस नीति को लागू किया गया है और जो भी काम हुए हैं वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। और जहां उनको लगता है तथ्यों के साथ प्रमाण उपलब्ध कराए, उसकी निश्चित रूप से जांच हो। इसी में पूरा पूछना चाहता है, पूछिए। महोदय, माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सही है कि राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य उत्पाद विभाग ने 2500 करोड़ रुपए रखा इस साल का, क्या लक्ष्य को घटाकर 2000 करोड़ करने का निर्णय हुआ है? माननीय मंत्री जी, लक्ष्य घटाने का निर्णय नहीं हुआ है। जो एजेंसी है उसको पेनल्टी लगाकर और लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। लक्ष्य घटाने का कोई निर्णय नहीं हुआ है, ऐसी मेरे संज्ञान में नहीं है। और क्योंकि लक्ष्य जो है उसको तो नहीं है कि ऐसा कि घटाने का कोई निर्णय होता है, ऐसा अगर होगा तो मुझे लक्ष्य घटाया नहीं गया है। जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य के हम करीब पहुंच रहे हैं और हमें उम्मीद है उत्तर दे रहा है, उत्तर से संतुष्ट है तो पूरा का है, हम प्राप्त कर लेंगे। और लक्ष्य अगर प्राप्त नहीं होगा तो संबंधित एजेंसी जो है उसको पेनल्टी लगाकर पेनल्टी के माध्यम से हम लक्ष्य को पूरा करेंगे।
देखिए मान्य सदस्य, एक प्रश्न में 3 पूरक होता है और सारे लोग अगर उसमें प्रश्न करिएगा तो सबका उत्तर देना संभव भी नहीं है। बोलिए क्या बोला? आसन से संरक्षण। अरे ठीक है, लेकिन नियम वही है कि सब आदमी एक तो पूछना शुरू। मंत्री जी से कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं महोदय, मैं आसन से संरक्षण चाह रहा हूं महोदय। ये बहुत गंभीर विषय है, ठीक, और ये चूंकि सदन में आ गया है प्रश्न के माध्यम से, तो ये सदन के प्रॉपर्टी है और आप उसके कस्टोडियन है महोदय। जी जी जी, इसका हल सबसे फलाफल ऐसे निकल सकता है महोदय कि विधानसभा की एक समिति बना दी जाए और इसकी पूरी जांच करा दी जाए महोदय। इसमें कहां आपत्ति है? आप एक समिति बना दीजिए, जांच करा दीजिए। अगर नहीं घोटाला हुआ है तो कोई बात नहीं है, और शराब में घोटाला हुआ है तो मंत्री है चाहे सचिव है सब जेल जाएंगे महोदय। तो आप क्यों विधानसभा की कमेटी बनाने की घोषणा कर दीजिए? ये आपके हाथ का चीज है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मान्य सदस्य, प्रश्नकर्ता सीबीआई का जांच मांग रहा है, आप विधानसभा कमेटी का जांच, इसलिए बेहतर होगा। सुन लीजिए मनीष जी, सुन लीजिए। तो बेहतर होगा कि माननीय मंत्री जी इस विषय से अवगत हो गए, उनको जो भी राज्य के स्तर में जो भी एजेंसी है पहले जांच करा के संतुष्ट हो गए, उसके बाद हम लोग को जानकारी दे दें। ये कोई बात नहीं महोदय, ऐसा कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। ये लोग बेवजह तथ्यहीन बातें करते हैं। अगर तथ्य है तो तथ्य के साथ आप प्रस्तुत करें। मैंने पहले ही कहा कि तथ्यात्मक बात करें, और जो इनका प्रश्न रहता है, प्रश्न जो है उससे बाहर का जवाब देने के लिए भी सरकार बाध्य नहीं है। उससे जो बाहर, उनको इनकी अपने प्रश्न में ये बातें जोड़नी चाहिए थी। और अगर इनके पास तथ्य है तो तथ्यात्मक बात आप प्रमाण के साथ दे, निश्चित रूप से जांच करके और दोषियों पर कार्रवाई कराई जाएगी। ये भूले हैं कार्रवाई महोदय, अगर ये अध्यक्ष महोदय, अच्छा, आपको मान्य सदस्य जांच कराने का आश्वासन माननीय मंत्री जी दे दिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके प्रश्न में प्रश्नगत जो विषय है उस विषय का उत्तर आपको दे दिया। फिर भी माननीय सदस्यों ने पूरक के माध्यम से बहुत सारा चीज जानने का प्रयास किया, और आप भी शुरुआत नहीं बोले कि माननीय मंत्री, विभागीय मंत्री आश्वस्त है और उत्तर दे रहा है माननीय मंत्री पीएचडी। स्थिति है, इसलिए माननीय सदस्य, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, फिर नहीं होगा तो फिर लाइएगा, क्या दिक्कत है? चलिए ठीक, बट राज सिन्हा जी, अध्यक्ष महोदय, राज सिन्हा जी को थोड़ा पूछने दीजिए। भानु जी, राज सिन्हा जी, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। और सब लोग जिंदा लोगों के इलाज की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो रिम्स के जो कहानी अध्यक्ष महोदय, यहाँ जो मुर्दा घर है उसमें भी कैसे भ्रष्टाचार है अध्यक्ष महोदय, इसका एक बहुत बड़ा जीता जाता हुआ उदाहरण अध्यक्ष महोदय। तो 3 साल के अंदर अध्यक्ष महोदय जो नया मुर्दा घर बना रिम्स के अंदर, 3 साल के अंदर 3 बार वहां अध्यक्ष महोदय रिपेयरिंग का काम होने लगा, उसके फ्रिज जो है वो खराब हो गए। और प्रश्न का दूसरा भाग अध्यक्ष महोदय देखा जाए, मैंने पूछा है कि 100 गृह में उपयोग लाए जा रहे उपकरणों को पिछले 1 वर्ष से पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है क्या, और 100 गल रहे हैं। यह सारा खबर अखबारों में भी आया, 100 गलकर बढ़ गए 2400। जवाब में अध्यक्ष महोदय दिया गया है कि झारखंड के विभिन्न जिलों से पहचान विहीन 100 सड़े गले अवस्था में लाए जाते हैं, जिसका पोस्टमार्टम रिम्स में कराया जाता है और उन्हें मॉर्ग में रखने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, सब लोग जानते हैं, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, पलामू, चाईबासा, सब जगह पोस्टमार्टम हाउस है अध्यक्ष महोदय, सब जगह 100 का पोस्टमार्टम होता है।
लेकिन इस जवाब में अध्यक्ष महोदय कहा गया है कि पूरे राज्य भर से इन शवों को ला करके और रिम्स के मुर्दाघर में रखा जाता है, वहां उनको पोस्टमार्टम करके दफनाया जाता है। अध्यक्ष महोदय ये कितना भ्रामक, कितना हास्यास्पद। मंत्री जी से जवाब सुन लीजिए, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर ये मुर्दाघर या मॉर्ग जो हमारे सदस्य कह रहे हैं, इसमें अभी भी 29 शव ऐसे हैं अध्यक्ष महोदय जो लावारिस शव हैं। यदि हमारे सदस्य को इस बात का एतबार नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये हमारे अधिकारियों के साथ वो मुर्दाघर में चले जाएं और गिनती कर लें। और अध्यक्ष महोदय, ये सही बात है कि छत विछत सब भी आते हैं और बहुत से सब ऐसे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है। उस सबों को हम लोग समय समय पर हम लोग नगर निगम के माध्यम से या अन्य कई सामाजिक संगठन है उनके माध्यम से अंत्येष्टि वगैरह कराने का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन अभी भी हमारा जो है वो 50 बेड का है और वो चल रहा है, और पहले 30 बेड का था तो चल रहा है। और उसमें जहां तक सब गलने की बात है तो वो 60 डिग्री से ज्यादा पर हम सबको नहीं रख सकते हैं। सबको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं अध्यक्ष महोदय, तो ये मतलब सब तो ऐसे ही क्षतिग्रस्त सब है, तो उनको किसी तरीके से रख के फिर हम अंत्येष्टि कराते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बट की बात नहीं। और इसके बाद भी यदि अध्यक्ष महोदय, यदि हमारे सदस्य को इसमें कहीं पर करप्शन की बात दिखती है तो इनको भी इसमें शामिल कर दिया जाए। और हमारे विभाग के हमारे अपर सचिव और 2 लोगों की हम समिति बना देंगे, जाके जांच कर ले अध्यक्ष महोदय। मैंने यह नहीं कहा कि 100% शव नहीं है। मैंने कहा अध्यक्ष महोदय कि अगर सभी जिलों से रिम्स आता है अध्यक्ष महोदय पोस्टमार्टम के लिए, और अगर आता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सभी जिलों में पोस्टमार्टम हाउस रहते हुए भी वहां से यहां आता है, तो सरकार क्यों नहीं करती है कि उन्हीं जिलों में वो पोस्टमार्टम हो? इसकी व्यवस्था क्यों नहीं करते अध्यक्ष महोदय? और कितना खर्च होता है अध्यक्ष महोदय वहां से लेकर के यहाँ लाने में, उन शवों को रखने में, पोस्टमार्टम करने में, उसको डिकम्पोस्ट करने में सरकार के पास कुछ खर्चे का हिसाब है? और हर जिले से कितने कितने शव आए, इसका कोई हिसाब है क्या अध्यक्ष महोदय? ठीक, आप अभी आया। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है आपके माध्यम से, क्या माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रिम्स के डायरेक्टर ने वहां की दुर्व्यवस्था के लिए माननीय मंत्री को जिम्मेवार ठहराया है? यही मेरा पूरक है। ठीक, चलिए। नहीं, पूरक है अध्यक्ष महोदय। इससे दुर्भाग्य क्या होगा कि एक डायरेक्टर हमारे मंत्री, इतना काबिल मंत्री के ऊपर आरोप लगाता है अध्यक्ष महोदय कि जो है तो वहां की जो दुर्व्यवस्था। बोलिए, चलिए अध्यक्ष महोदय, अब बताइए। अध्यक्ष महोदय, अभी जो राज सिन्हा जी ने जो प्रश्न उठाया था उसमें पूरक में यही कहना है कि मंत्री जी जो बोले हैं कि विधानसभा की समिति गठित की जाए, निश्चित तौर पर जो इनको जो अधिकारी लोग जो उत्तर दिलवाए हैं वो सरासर गलत है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 400 करोड़ का बजट है, तो 295 करोड़ गैर योजना में और 250 करोड़ 95 करोड़ अनुदान में है। कुल मिलाकर 400 करोड़ में से अभी तक जो जानकारी हमको उस दिन दी गई, मात्र 8 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और 350 करोड़ रुपया करेंट अकाउंट में जमा है हुजूर। चलिए, अब जवाब सुन लीजिए, ये इसकी भी जांच होनी चाहिए। जवाब सुन लीजिए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, एक साथ जवाब दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्य राज सिन्हा जी ने कहा कि सभी जिलों से सब आते हैं। हमने इस जवाब में कहीं सभी जिलों का जिक्र किया नहीं।
हमने इसमें सिंपल लिखा है कि विभिन्न जिलों से, विभिन्न मतलब कई एक जिले, मतलब उसके लिए 24 जिले नहीं है सदस्य राज सिन्हा साहब। और दूसरा जो सीपी सिंह साहब तो बाल का खाल निकालने में चैंपियन है, इनकी शख्सियत भी ऐसी है कि बड़ा इनको कब मिल गया है ये मैं चुनौती देता हूं कि ये प्रस्तुत करें। समाचार पत्रों के माध्यम से केवल जो है भ्रामक समाचार निकलने वाले का भी काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चुनौती दे रहा हूं कि ये प्रस्तुत करें कि उन्होंने कब लिखित दिया है कि हमारा जो है उस पर नहीं जाना है, जो है मंत्री के साथ मतभेद है। हमारे डायरेक्टर पद्मश्री है और काफी अनुभवी है और इन्होंने कभी इस तरह की अच्छी बातें नहीं की है। पता नहीं इनको कही होंगी कान में तो इन्होंने सुना होगा। आप अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे भी जवाब देने का अध्यक्ष महोदय मौका होना चाहिए कि जहां तक ये कह रहे हैं कि 400 करोड़ का आपने बजट की बात कही है, 400 करोड़ का बजट नहीं है। आप समरी भाई, आप जरूर वहां पैदा हुए होंगे, लेकिन जानकारी का आपको भी अभाव है। अरे आप जानकारी लेके बात कीजिए, जानकारी का अभाव है आपको। और अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर हम गंभीर हैं और हमने तो कोविड में अध्यक्ष महोदय, जब इनके भाजपा शासित राज्य के लोग अंत्येष्टि नहीं कर पा रहे थे और नदी में सब बहा रहे थे, तो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने एक भी सबको जो है नदी में नहीं बहाया और उसका अंत्येष्टि किया है। अध्यक्ष महोदय, ये क्या पर उपदेश कुशल बोलते रहे, दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। ये तो खुद जो है इन लोगों ने कोविड में लोगों का साथ अन्याय किया। अध्यक्ष महोदय, चलिए अमित जी आप दूसरा प्रश्न लेने दीजिए। हो गया अध्यक्ष महोदय, आप सिर्फ बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय, इसको पुट कर देते हैं। ले लीजिए, पूछिए अध्यक्ष महोदय। पूरे राज्य के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मामला अध्यक्ष महोदय, ये आपके विधानसभा में भी, हमारे विधानसभा में भी है। पूरे राज्य में बोल रहे हैं, आपका आने दीजिए ना, आपका सचिव बाबू, आप बैठिए ना, आप फिर से बैठिए, हम बताते हैं, आपको बताते हैं। बोलिए अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य का मामला है, अध्यक्ष महोदय कि 1900। सरजू बाबू, आपका प्रश्न चूंकि उत्तर नहीं आने का सूचना आपने दिया, इसलिए उसको 21 तारीख के लिए मैं पुट कर दिया। आपका सवाल को आपको उत्तर पहुंचेगा तो फिर डिस्कशन होगा। ठीक है, हम 21 तारीख के लिए आपको पुट कर दिए, उसी दिन सुनेंगे आपका। ठीक, चलिए अमित जी। अध्यक्ष महोदय, आपका 21 तारीख के लिए पुट कर दिया, आपके पास उत्तर जाएगा, उसके बाद इस पर आलोचना होगा। चलते सदन में जवाब कब देंगे? 21 तारीख को। ठीक। अमित जी, अध्यक्ष महोदय जल्दी पूछिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, राज्य का एक ज्वलंत मामला अध्यक्ष महोदय कि बिहार सरकार के द्वारा अध्यक्ष महोदय भूमिहीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो खाली पड़ा फॉरेस्ट लैंड था अध्यक्ष महोदय, उससे पट्टा दिया गया था अध्यक्ष महोदय, और राज्य सरकार ने उसे बंदोबस्ती भी कर दिया, रसीद भी कट रहा है पूरे राज्य में। और जब कब्जा करने के लिए वहां पे अनुसूचित जाति के लोग गए, वहां पे अभी आज भी कब्जा में है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग वाले लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आपको तो फॉरेस्ट लैंड से माइनस करके दिया गया, ये बात सही है, और वो राजस्व भी मतलब लगान भी दे रहा राज्य सरकार को अध्यक्ष महोदय, लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने जबरदस्ती उसको घेराबंदी कर ले रहा है। मेरे पास उदाहरण है, बरकट्ठा के अल्पीटो में, उत्तर सुन लीजिए, बरकट्ठा के अल्पीटो में, सलेडी में, गोरहर में, इचा के दाढ़ी गागर में जो अनुसूचित जाति के लोगों को बिहार सरकार के द्वारा बंदोबस्ती दिया गया था फॉरेस्ट लैंड का, वो फॉरेस्ट विभाग अभी कब्जा कर रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा आसन से आग्रह होगा कि जिला को, उपायुक्त महोदय को एक लेटर दिया जाए, अगर उनका सही पट्टा है, चूंकि वो भूमिहीन है, अगर उनका सही पट्टा बिहार सरकार के द्वारा 1976 में 78 में मिला है तो उनको यथावत रखा जाए अध्यक्ष महोदय। ये मेरा माननीय मंत्री महोदय, जवाब साफ दिया हुआ है, इसमें कहीं भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। जवाब में तो ये स्पष्ट लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय। आपका बात में आ रहा है ना मंत्री जी, आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, खंड 1
1976-78 में बिहार सरकार द्वारा भूमिहीन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जीव प्रजनन के लिए जमीन आवंटित किया गया था। पूछा आंशिक रूप से इसमें हम लोग ने स्वीकार किया है। वन विभाग द्वारा सिर्फ अधिसूचित वन भूमि जो अवैध रूप से अतिक्रमित है वैसे भूमि को जांचोपरत चिन्हित कर सक्षम पदाधिकारी के द्वारा JPLE एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण से मुक्त किया जाता है। खंड 2 का आंशिक उसको भी हम लोग आंशिक रूप से स्वीकारात्मक किया। वन भूमि द्वारा वन भूमि पर निवास करने वाले व्यक्तियों को संबंध में दिनांक 13/12/2005 के पूर्व से वन भूमि में आविष्ट एवं जोत आबाद कर रहे परिवारों उक्त तिथि 75 वर्ष पूर्व से अवस्थित है या जोत आबाद करने वाले परिवारों को वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नियमानुसार वन पट्टा निर्गत किया जाता है। महोदय इसीलिए माननीय सदस्य जो कार्य है वो DC को एक चिट्ठी जाए और जो इस तरह से उनको बेदखल किया जाता है तो उस पर इसमें कहीं भी वन पट्टा के जो जिन लोग को मिला है उनको नहीं हटाया जाता है और यदि कहीं उस तरह का मामला है तो निश्चित रूप से संबंधित जिला को हम लोग उनको निर्देश दिया जाएगा कि उस तरह का जहां भी होता है तो उनको नहीं हटा करके उनको वन पट्टा दिया गया उनको पूर्ण रूप से वहां पर स्थापित होगा। महोदय अध्यक्ष महोदय मेरे पास दोनों बात का प्रमाण है। जो पट्टा मिला वो भी प्रमाण हमारे पास है। जो अनुसूचित जाति वाले लोगों को जो पट्टा मिला है और वो लगान दे रहा है उसका रसीद अभी तक कट रहा है वो भी मेरे पास प्रमाण है अध्यक्ष महोदय। और जो वन भूमि द्वारा नोटिस किया जा रहा है उसको और एक एक व्यक्ति पर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का फाइन करके उसका जमीन छोड़ने का नोटिस जो दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अब यहाँ पे जनता हम लोग दोनों वहां की स्थिति में अध्यक्ष महोदय कि वो वन भूमि को माने कि अंचल को हम लोग माने। नहीं आप एक मान्य सदस्य माननीय मंत्री जी बता दीजिए आप ही बता दीजिए। महोदय आपका उत्तर दे दिए आप सुन लीजिए। वन पट्टा का जहां तक मामला है 2005 अधिनियम जो बना है 13/12/2005 से के पूर्व से वन भूमि में जो लोग हैं उन लोग को वहीं पर वन पट्टा का दर्जा दिया जाएगा वन पट्टा दिया जाएगा। 2005 के बाद जो लोग वहां बसेंगे तो उनको मान्यता नहीं दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय इनका जो क्वेश्चन का आंसर अध्यक्ष महोदय मैं 1 मिनट प्रकाश डालना चाहता हूँ। इनका दोनों बात कहना है कि 75 वर्षों से पहले जो उसमें रहते होंगे उनको हम बेदखल नहीं करेंगे पहला विषय। फिर बोलते हैं कि 2005 के पूर्व का जो पट्टा अधिनियम है अध्यक्ष महोदय मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि उनको बिहार सरकार के द्वारा 78 में 76-78 में पट्टा दिया गया अध्यक्ष महोदय। तो न ये 75 साल पहले आ रहे हैं ना 2005 से पहले आ रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय जब उनको पट्टा दे दिया गया सरकार के द्वारा उनका लगान निर्धारित कर दिया गया लगान भी दे रहे अध्यक्ष महोदय वहां पे बसे हुए भी है मकान भी बना हुआ इसके बाद भी फॉरेस्ट ट्रेंचिंग करने के लिए जाता है अध्यक्ष महोदय। मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूँ उपायुक्त को निर्देश दिया जाए कि अगर उनका पट्टा सही है लगान दे रहा है महोदय तो उनको रेगुलर उसी में कहा देते मैंने कहा ना कि उस तरह का कहीं भी यदि पट्टा पूर्व में मिला हुआ है और वैसे व्यक्तियों को यदि वन विभाग उसको हटाया जा रहा है तो संबंधित जिला उपायुक्त से उसको हम लोग समीक्षा करा करके उनको भगाने का काम नहीं करेंगे उसको स्थापित करेंगे। माननीय सदस्य अमित कुमार मंडल एक मिनट बहुत कम समय बचा है। अमित कुमार कॉल कर दिया तो माइक आपका पीछे रह अध्यक्ष महोदय अच्छा पूछ लेने दीजिए तब सुन लेंगे आपका उनको पूछ लेने दीजिए उनको पूछ लेने दीजिए तो फिर सुन लेंगे आपका सुन लेंगे। अध्यक्ष महोदय मेरा मंत्री जी से बस इतना ही पूरक है कि 32 परिवारों को भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टा देने का आवेदन दिया गया था जिसमें उत्तर मिला है कि 5 को चिन्हित कर लिया गया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा पूरक है 27 से जो बचे हुए भूमिहीन दलित परिवार हैं उनकी सूची मंत्री जी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।